डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये 7th लेक्चर है इस सीरीज़ का और इसमें हम गुप्ता एंड गुप्ता की बुक में जो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का चैप्टर है, उसके क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 105 तक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि जो वाटर कैरियर सिस्टम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने का, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 2 मेथड हो सकते हैं इसको वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करने के। एक तो जो हम अभी यूज़ करते हैं वाटर कैरियर सिस्टम, जिसमें कि फ्लश आउट कर दिया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट को वाटर के साथ में और उसके बाद सैनिटरी पाइप्स के थ्रू उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुँचाया जाता है। दूसरा मेथड है कंजर्वेंसी सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, जो कि अब यूज़ नहीं होता है, पहले यूज़ होता था। इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इंडिविजुअल हाउसेस से मैनुअली पिक करके किसी व्हीकल के थ्रू कलेक्ट किए जाते थे। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, बहुत अनहाइजीनिक था, क्योंकि कुछ टाइम के बाद में फाउल स्मेल आने लग जाती थी वेस्ट प्रोडक्ट्स से, तो टॉयलेट्स को काफ़ी दूर बनाना होता था घर से। उसके बाद उनको कैरी करना भी रोड्स के थ्रू एक्सेप्टेबल नहीं था। बट इसका एडवांटेज ये था कि इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत कम थी। तो ये ए और सी जो स्टेटमेंट दिए हैं, या तो ये कंजर्वेंसी सिस्टम के रिगार्डिंग दिए हैं और बी जो दिया है कि वाटर कैरियर सिस्टम जो होता है उसके रिगार्डिंग है। 2 डिसएडवांटेज हैं इसके, एक तो इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होती है और दूसरा वाटर के साथ फ्लश आउट करने से अब वॉल्यूम काफ़ी बढ़ गया है वेस्ट प्रोडक्ट्स का, तो उनको पहले ट्रीट करना पड़ेगा डिस्पोज़ करने से पहले। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है कि अगर टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 9 मिनट्स है, तो ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रेनफॉल की इंटेंसिटी क्या होगी? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होता है क्या, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे। अभी के लिए हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है P इज़ इक्वल टू A अपॉन T प्लस B। T इसमें मिनट्स में होगा, P रेनफॉल इंटेंसिटी होगी सेंटीमीटर पर आवर में। अगर T की वैल्यू 5 टू 20 है तो A 75 होगा, B 10 होगा। अगर T की वैल्यू 20 टू 100 है तो A की वैल्यू 100 होगी और B की 20 होगी। क्वेश्चन में दिया है कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन 9 मिनट्स है, तो हम ये वाली वैल्यूज लेंगे और इससे P निकल के आ जाएगा 75 अपॉन 10 प्लस 9। तो 75/19 इसको आप सोल्व करोगे तो ये 3.9 के रिगार्डिंग आएगा, कुछ सेंटीमीटर पर आवर में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूरा कैलकुलेट करने के बाद भी गलत हो जाते हैं। इसलिए मैंने काफ़ी बार एडवाइस किया है कि जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आप आंसर मार्क करने से पहले सारे ऑप्शंस पढ़ो एक बार। अब यहाँ पे आपने अगर यूनिट नहीं देखी है, तो 3.9 सेंटीमीटर पर आवर आप 4 mm पर आवर कर दोगे, गलत हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में इंटेंशनली जो करेक्ट आंसर है उसको बाद में दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स गलतियाँ करें। तो इसको एमएम में हमें कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा अराउंड 40 mm पर आवर, तो डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 93 है, इसमें दिया है कि टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है वो क्या है। ये कोई कैचमेंट एरिया है और ये ब्लू कलर से शो किया हुआ है, ये रिवर है, कोई इसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। अब हमारा कंसर्न पॉइंट है ये, इस पॉइंट पे हम डिस्चार्ज निकाल रहे हैं। तो इनिशियली क्या होगा, जो आसपास का एरिया है रिवर के, सिर्फ उसी से रन ऑफ आएगा। जो दूर के पॉइंट्स है वहां पर जो रन ऑफ हो रहा है उसको रिवर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। कुछ टाइम बाद ये वाला एरिया कंट्रीब्यूट करेगा और थोड़े टाइम बाद में पूरा का पूरा जो कैचमेंट एरिया ये कंट्रीब्यूट करने लग जाएगा रिवर में, और इसको बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। वो टाइम ड्यूरेशन में जिसमें फारदेस्ट पॉइंट जो है कैचमेंट एरिया में, उसका भी रन ऑफ जो कंसर्न पॉइंट है उस तक पहुंचने लग जाए। तो अगर ये हमारा कंसर्न पॉइंट है, तो ये सबसे फारदेस्ट पॉइंट है। इस वाले पॉइंट पे जो रन ऑफ हुआ वो इधर से रिवर में जाके इस पॉइंट तक पहुंचने लग जाएगा, वो होगा टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि अब पूरा का पूरा एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है। और काफी बार इसको 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर देते हैं कि एक तो यहाँ से यहाँ तक ये ओवरलैंड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, उसके बाद रिवर में एंटर होने के बाद इसको कंसर्न पॉइंट यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। अब ये मैंने रिवर का एग्जांपल देके समझाया, इसी तरीके से सीवर का हो सकता है, रिवर की जगह सीवर हो सकता है यहाँ पर। तो ए में दिया है कि टाइम टेकन बाय रेनफॉल वाटर टू रन फ्रॉम मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑफ वाटर साइड टू द इनलेट। तो यहाँ से लेके ये बोल रहा है कि सीवर में एंटर होने तक का पानी तक का टाइम है, वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है। बी में बोल रहा है कि इस वाले पॉइंट से लेके जब वो सीवर में एंटर हो रहा है, उससे लेके जो कंसर्न पॉइंट है ये वाला पॉइंट, यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है। तो ये दोनों ही टाइम ऑफ कंसंट्रेशन नहीं है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो इनका जो सम होगा वो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन होगा, तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन 94 में दिया है कि सीवेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। तो सीवेज है उसमें 99.9% या इससे ज्यादा होता है वो होता है वाटर, और ओनली 0.1% या इससे भी लेस होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। अगर और स्पेसिफिक देखें तो 1000 केजी अगर सीवेज है तो उसमें ओनली 45 केजी ही सॉलिड्स होंगे, बाकी सारा का सारा वाटर है। तो मैक्सिमम पोर्शन तो वाटर है, थोड़ा सा सॉलिड्स ऐड किए हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है
वो ऑब्वियसली वाटर से ज़्यादा है। तो इसके कारण इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो स्लाइटली ग्रेटर होती है 1 से। स्लाइटली क्यों होती है? क्योंकि मेजर पोर्शन तो अभी भी वाटर का ही है, सॉलिड्स तो बहुत कम है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन 95 में पूछा है कि इंडिया में जो सीवर्स हैं उनके लिए यूजुअली सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो एक तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के लिए आपके ये वैल्यू भी याद रखनी है 0.45 मीटर पर सेकंड। ये होती है ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज़ है 1 mm, स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65, तो उसके लिए ये निकल के आती है सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी। अब अगर ऑप्शंस में ये है तब तो आप ये टिक करोगे। अब जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में ये वैल्यू नहीं दी गई है, ऐसे में 0.45 मीटर पर सेकंड है, या तो मिनिमम वेलोसिटी है और एवरेज वेलोसिटी होगी 0.8 मीटर पर सेकंड। जिसको सेफर साइड में रहते हुए 1 मीटर पर सेकंड की सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है वो कंसीडर की जाती है। अब ऑप्शन ए देखें लेस देन 1 मीटर पर सेकंड, तो लेस देन 1 मीटर पर सेकंड तो 0.2 भी है, लेकिन ये तो सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी नहीं प्रोवाइड करेगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर 1 मीटर पर सेकंड टू 1.2 मीटर पर सेकंड है, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 और बाकी की वैल्यूज़ हैं, ये तो और भी बड़ी है। इतना ज़्यादा सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, एक होती है मैक्सिमम वेलोसिटी परमिटेड। मैक्सिमम वेलोसिटी को लिमिट इसलिए किया गया है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हुई तो स्कावरिंग होगी, तो 3 टू 3.5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा वेलोसिटी है वो अलाउड नहीं है सीवर्स में। क्वेश्चन 97 में दिया है कि सेपरेट सीवेज सिस्टम है उसका डिजाइन डिस्चार्ज क्या होता है? तो एक तो DWF टर्म यहाँ पर यूज की गई है, ये है ड्राई वेदर फ्लो। ड्राई वेदर फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है सैनिटरी सीवेज को। सैनिटरी सीवेज में क्या होता है, जो वाटर क्लोजेट का डिस्चार्ज है, जो किचन का है, जो बाथरूम का है, सारा का सारा आ जाता है। बस हम जो ड्रेनेज है, जो रेनफॉल के कारण रन ऑफ होकर पानी आ रहा है, उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं और उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करते हैं। तो जब सेपरेट सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं, तो जो ड्राई वेदर फ्लो जो हमारा डिजाइन किया हुआ आ रहा है, इसे 6 टाइम्स ऑफ फ्लो हम लेते हैं। और कहीं पर भी हम डिजाइन कर रहे हैं तो हम फैक्टर लेते हैं हमेशा, एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कैलकुलेट वैल्यू आ रही है, इससे ज़्यादा के लिए हम डिजाइन करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है कि हमने सारे फैक्टर्स कंसिडर करके हमने डिस्चार्ज निकाला, बट हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते कि कभी भी सीवर ओवरफ्लो हो। एक तो सीवर में पोल्यूटेड वाटर है, तो अगर वो स्पिल करता है बाहर तो बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक हो जाएगा। तो इसलिए जो डिस्चार्ज हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे 6 टाइम्स हम डिजाइन डिस्चार्ज लेते हैं। तो ये फैक्टर आपको याद ही रखना पड़ेगा, 6 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो। क्वेश्चन 98 में पूछा अगर कंबाइंड सीवर सिस्टम हमें डिजाइन करना है तो उस केस में कितना डिस्चार्ज लेंगे? तो कंबाइंड में ड्रेनेज और सैनिटरी सीवेज एक ही सीवर से जाता है, तो उस केस में रेनफॉल का जो रन ऑफ आ रहा है उसको हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर रेनफॉल लिखा है, बस ये इंडिकेट कर रहा है रन ऑफ को, जो पोर्शन रेनफॉल का रन ऑफ है वही ड्रेनेज में जाएगा, तो वो प्लस उसमें ऐड करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ड्राई वेदर फ्लो। कंबाइंड में जो साइज होता है सीवर का वो वैसे ही बढ़ जाता है, क्योंकि ड्रेनेज है वो ऑलमोस्ट 15 टू 20 टाइम्स होता है ड्राई वेदर फ्लो का। तो अगर हम दोनों के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो हमें ड्राई वेदर फ्लो को फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना पड़ता, बहुत ज़्यादा बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करके नहीं ऐड करना होता। तो उस केस में फिर रेनफॉल प्लस 2 टाइम ऑफ ड्राई वेदर फ्लो, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। किस डायरेक्शन में होता है? तो इसका आंसर की में आंसर बी दिया हुआ है, बट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और काफ़ी बार क्वेश्चंस बुक से कॉपी किए जाते हैं तो आंसर भी कॉपी कर लिया जाता है। ऐसे केसेस में फिर आपको रेफरेंस देके उसको करेक्ट करवाना होता है आंसर की में। तो इसलिए जहाँ-जहाँ पर भी आंसर की में आंसर्स गलत है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पर प्रॉपर रेफरेंस भी मैं दूँ, ताकि बाद में आपको इश्यू ना हो। इस क्वेश्चन का एग्जैक्टली एज इट इज़ तो रेफरेंस नहीं है, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो आप एक्सप्लेन करके इसका दे सकते हो रेफरेंस। ये बीसी पुरमिया की बुक का मैंने पेज ऐड किया है। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो फ्लो होता है वो ओपन चैनल फ्लो होता है। जब हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो हम पाइपलाइन से उनको अप हिल्स भी ले जा सकते हैं, डाउन हिल्स भी किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, क्योंकि प्रेशर से फ्लो हो रहा है। बट अभी हो रहा है ओपन चैनल फ्लो, तो फ्लो इसी तरीके से होगा कि अगर इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है तो इस डायरेक्शन में डाउन स्लोप होना चाहिए। अब जो ग्राउंड स्लोप का पॉइंट दिया हुआ है उसके समझने के लिए हम एक ब्रॉडर व्यू देखते हैं कि ये कोई एरिया है और ये यहाँ पर पॉपुलेशन है। अब इसका अगर हमें वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है तो हम यहाँ इससे ज़्यादा हाइट पे तो नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें तो फ्लो करवाना है, ओपन चैनल फ्लो करवाना है, तो डाउनवर्ड ही हो सकता है। तो जब डिजाइन करते हैं तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है कि पाइपलाइन है वो इस डायरेक्शन में हो,
कि सीवेज है वो अपहिल ना होके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोकेटेड हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहाँ पर जैसे हम इसको लोकेट करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इजीली हम इस डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो हम ओपन चैनल फ्लो नहीं करवा सकते। और दूसरा स्मॉलर व्यू अगर हम इसका देखें, तो ये ग्राउंड का स्लोप है और हमें स्लोप देना है सीवर को इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो सीवर लाइन जाएगी कुछ इस तरीके से। तो इस केस में ये एक्सप्रेशन और अर्थवर्क वगैरह होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेयर टू प्रीवियस केस। प्रीवियस केस में क्या इस तरीके से सीवर लाइन जा रही थी। तो इस कारण ये रेफर किया जाता है कि जहाँ तक पॉसिबल हो चुके ग्राउंड का जो नेचुरल स्लोप है उसी के डायरेक्शन में सीवर लाइन्स लेकी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि मिनिमम और मैक्सिमम डायमीटर्स एंड सीवर्स के वो प्रेफरेबली क्या होंगे। तो ये तो आपको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। मिनिमम होता है 15 सेंटीमीटर और मैक्सिमम होता है 300 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से कम का अलाउ नहीं करते। उसका रीज़न ये है कि एक तो इसमें सीवेज कैरी कर रहे हैं, ओपन चैनल फ्लो हो रहा है। फ्लो हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण हो रहा है, कम वेलोसिटी में फ्लो होगा। दूसरा उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं। अगर बहुत ही कम डाया का सीवर है, तो अगर उसमें कोई लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स हैं तो क्लॉगिंग हो सकती है। और मैक्सिमम को लिमिट इसलिए किया गया है कि बहुत ही ज़्यादा अगर डाया होगा तो उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, ले करना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया है कि सीमेंट कंक्रीट सीवर के मेन डिसएडवांटेज क्या है? सीमेंट कंक्रीट सीवर के मेन एडवांटेजेस हैं कि स्ट्रॉन्ग है ये, इरोजन और अब्रेशन के लिए उसका रेजिस्टेंस अच्छा है, जिसमें शेप में चाहे इजीली हम माउल्ड कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं साइट पे या फैक्ट्री में। जो स्ट्रेंथ चाहिए हमें उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग प्रॉपर डिज़ाइन करके बना सकते हैं इसको। और बहुत इकोनॉमिकल होता है अगर मीडियम और लार्ज साइज़ का हमें सीवर चाहिए तो। तो ये तो है लेस स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ तो इसकी अच्छी है, ये कैंसल हो गया। डिफ़िकल्ट इन कंस्ट्रक्शन भी नहीं होता है, लेस लाइफ भी नहीं होती है। अगर हम प्लांट में बना के इसको कैरी कर रहे हैं तो उस केस में ये हेवी होने के कारण इसका ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी बार डिफ़िकल्ट कह सकते हैं हम, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन 101 में दिया है कि सेपरेट सीवेज सिस्टम के लिए मोस्ट सूटेबल सेक्शन कौन-सा होगा? तो अगर डिस्चार्ज में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है कहीं पर भी, तो उसके लिए बेस्ट रहता है सर्कुलर सेक्शन, क्योंकि सर्कुलर सेक्शन में गिवन पेरीमीटर के लिए डिस्चार्ज होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि एरिया मैक्सिमम है। पेरीमीटर जितना कम होगा कंस्ट्रक्शन उतना ही इकोनॉमिकल होगा। और हार्डलिंग मीन डेप्थ जो होता है आर ए बाई पी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी पी जितना ही कम होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सर्कुलर सेक्शन में। पी कम होने के कारण हार्डलिंग मीन डेप्थ ज़्यादा होती है, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिकल होगा। बट ये सारे एडवांटेजेस तभी हैं जब इसमें वेरिएशंस नहीं है ज़्यादा डिस्चार्ज में। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 102 में दिया है कि एग शेप्ड सेक्शन होगा सीवर का, उसके रिगार्डिंग कौन-सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं सर्कुलर सेक्शन के, बट ये एडवांटेजेस तभी हैं जब जो सर्कुलर सेक्शन है वो एटलीस्ट हाफ फुल रन हो रहा हो। अगर डिस्चार्ज की वैल्यू बहुत कम है, डेप्थ ऑफ फ्लो बहुत कम होगा, वेलोसिटी मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। अब वेलोसिटी अगर कम मिल रही है तो हमें सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए ग्रेडिएंट को बढ़ाना पड़ेगा फिर। तो कम डिस्चार्ज में भी प्रॉपर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी जो मेंटेन रह पाए उसके लिए बेस्ट रहता है एक्सेप्ट सेक्शन। एक्सेप्ट सेक्शन कुछ इस तरीके से होता है जहाँ पे ये कम डायमीटर है नीचे के पार्ट में और ऊपर के पार्ट है इसमें डायमीटर ज़्यादा है। अगर कम डिस्चार्ज होगा तो इसमें जैसे कि इतना फ्लो है, तो नीचे वाला जो स्मॉल d/2 डायमीटर वाला सर्किल बन रहा है, वो एटलीस्ट हाफ फुल रहेगा। तो ये एक्ट करेगा काइंड ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन जो कि हाफ फुल रन हो रहा है। अगर डिस्चार्ज बढ़ रहा है तो फिर इस वाले रीजन में होगा, यहाँ तक फ्लो हो रहा है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कहीं पर भी डिस्चार्ज में वेरिएशंस हैं, जो भी रीजन हो वहाँ पर बेस्ट रहता है वो एक्सेप्ट सेक्शन रहता है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर कि कम डिस्चार्ज पे भी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है वो मेंटेन रहेगी, प्रोवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन 103 में दिया है कि वेलोसिटी ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ओपन चैनल फ्लो की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन होती है वो होती है v इक्वल टू 1/n r रेज़ टू पावर 2/3 s रेज़ टू पावर 1/2। s यहाँ पर ओपन चैनल है उसका स्लोप है, n है रफनेस कोफिशिएंट है जो सरफेस है चैनल की उसका। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ये स्लोप पे भी डिपेंड कर रहा है s पे। हार्डलिंग मेन डेप्थ है ये है r, जिसको हार्डलिंग रेडियस भी बोलते हैं, a/p होता है ये। तो ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है। रफनेस ऑफ सीवर पे भी डिपेंड कर रहा है, ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 104 में दिया है कि एचएमडी जो होता है हार्डलिंग मीन डेप्थ, वो एक एक्सेप्ट सीवर है जो 2/3 फुल हो रहा है, उसके एचएमडी की वैल्यू अगर एक्सेप्ट सेक्शन फुल फ्लो हो रहा है, उसकी एचएमडी की वैल्यू से कम होगी या ज़्यादा होगी। तो ये वैल्यूज़ तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। इनको हम इस तरीके से निकालते हैं a/p करके, जैसे कि हाफ फुल है
या 2/3 फुल है तो इतना डेप्थ ऑफ फ्लो है। इसके बाद इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वेटेड पेरीमीटर निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे और डिवाइड करके आर निकालेंगे, जिसको हम एचएमडी भी बोलते हैं। इसके बाद पूरा फ्लो फुल फ्लो हो रहा है इतना तक है, तो उस केस के लिए निकालेंगे, पूरा पेरीमीटर आएगा, पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया उसमें हम कंसीडर करेंगे और उसके लिए एचएमडी निकालेंगे। तो रनिंग फुल है तो एचएमडी है 0.58 डी, डी यहाँ पर ये डायमीटर है और 2/3 फुल है तो उस केस में ये है 0.64 डी। तो 2/3 फुल पे जो हमें हार्डलिंग मीन डेप्थ मिल रही है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू रनिंग फुल फ्लो। तो सी होगा ग्रेटर देन एचएमडी व्हेन फ्लोइंग फुल। क्वेश्चन 105 में दिया है कि डायमीटर को इंक्रीज़ करने के कारण सीवर की सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो डायमीटर की बात हो रही है तो हम सर्कुलर सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं इसको। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ये Vs इज़ इक्वल टू 1/n r⁻⁴ के ds g-1। ds यहाँ पर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उनका पार्टिकल साइज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है उनकी कैपिटल G, r है वो सीवर का हार्डलिंग मीन डेप्थ है जो कि सर्कुलर सेक्शन में होगा d/4 और n रफनेस कोएफिशिएंट है। तो r d/4 के इक्वल है। अब अगर d को इंक्रीज करेंगे तो r इंक्रीज करे होगा और r को इंक्रीज करने से Vs इंक्रीज होगा। तो डायमीटर ऑफ सीवर को इंक्रीज करने से सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो कि सीवर में एटलीस्ट वंस इन ए डे मेंटेन होनी चाहिए ताकि उसमें जो पार्टिकल सस्पेंडेड है वो डिपॉजिट ना हो और कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं जो पहले डिपॉजिट हो चुके हैं वो भी फ्लश आउट हो जाए सस्पेंडेड फॉर्म में आगे। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।